हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, डीएनए पर बात किया था। डीएनए जीन से बना होता है और जीन केमिकल कंपाउंड होता है और जीन जो होता है हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है और हमारे बॉडी का स्किन का कलर कैसा होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी या फिर कमज़ोर होगी, हमारी हाइट लंबी होगी या फिर छोटा बौना बौनी होगी और हमारी आँखों का कलर क्या होगा। तो इस सब के पीछे जो कारण रहता है वो जीन होता है। तो इस सब पर हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आरएनए पर और आरएनए के पार्ट्स पर बात किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए क्या होता है और माइक्रो आरएनए क्या होता है। इन सब पर हम लोगों ने बात कर लिया था और हमने ये भी देखा था कि आरएनए जो होता है डीएनए का ही एक छोटा-सा हिस्सा होता है। डीएनए द्वारा ही बनाया गया एक छोटा-सा हिस्सा होता है डीएनए का, जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया होता है। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, डीएनए के कुछ प्रकार को देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डीएनए को हम लोग कार्य के आधार पर देख लेते हैं पहले। ये हमारा डीएनए होगा। डीएनए को हम लोग कार्य के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है कोडिंग डीएनए और एक हो जाता है नॉन कोडिंग डीएनए। अब इन पर बात करते हैं हम लोग। कोडिंग डीएनए क्या होता है? कोडिंग डीएनए हमारे बॉडी का जो है हमारे बॉडी के लिए मतलब कि कोई भी प्रोटीन तैयार करता है कोडिंग डीएनए। और हमारे बॉडी का जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट जो है यही तैयार करता है। हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा या फिर ब्राउन होगा। हमारे बालों का रंग कैसा होगा, काला होगा या फिर भूरा होगा। हमारी हाइट कैसे होगी, हम हमारी हाइट लंबी होगी या फिर हम बौने होंगे। और ये सब जो है कलर, स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा, ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा, काला होगा या फिर सफ़ेद होगा। तो ये सब जो है इस सब के पीछे किसका कारण होता है? कोडिंग डीएनए। तो ये सब जो है इसी से होता है। कोडिंग डीएनए ही ये निर्धारित करता है। वो एक प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाता है और ये जीन के कार्यों से संबंधित होता है। जीन जीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जीन के कार्यात्मकता से संबंधित होता है। संबंधित होता है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है और जीन के कार्यात्मकता से संबंधित होता है। जीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है कोडिंग डीएनए। यही निर्धारित करता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा हो, हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट यही तैयार करता है। हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारी बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा या फिर हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, काला या फिर सफ़ेद। तो ये सब यही निर्धारित करता है। हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, नॉन कोडिंग डीएनए पर। ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, कोई प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता है। प्रोटीन नहीं बनाता है। ये प्रोटीन नहीं बनाता है। नॉन कोडिंग डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। और पहले इसको जो है वैज्ञानिक लोग पहले नॉन कोडिंग डीएनए को पहले जंक डीएनए कहते थे। क्यों? क्योंकि मतलब कि इसका कोई काम नहीं था, ये बेकार में पड़ा रहता है ऐसा माना जाता था। लेकिन अब हम ये जानते हैं, अब हमें पता चला है कि ये मतलब कि इसका भी रोल होता है, इसका मेन रोल होता है और ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारे बॉडी में इसी का होता है। इसका तो बहुत कम हिस्सा होता है, नॉन कोडिंग डीएनए का ही ज़्यादा हिस्सा होता है। और ये हमारे डीएनए को जो है जोड़ के रखता है, हमारे डीएनए को जोड़ के रखता है। जब क्रोमोसोम के बीच का पार्ट जो होता है वो संघनित होता है तो पूरा वहाँ पर ये नॉन कोडिंग डीएनए क्रोमोसोम को जोड़ के रखता है। डीएनए को जोड़ के रखता है, क्रोमोसोम को मजबूती भी देता है। डीएनए को जोड़ता है।
ये प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता। ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए मतलब कैसा होगा कैसा नहीं, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ये जीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जीन के कार्यात्मकता से संबंधित होता है। ये जीन के कार्यात्मकता से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। नॉन कोडिंग डीएनए कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी, ये इन सब के लिए ये जिम्मेदार नहीं होता है। इन सब के लिए ये जिम्मेदार होता है कोडिंग डीएनए। हमारी बॉडी में ज़्यादातर हिस्सा इसका होता है, इसका हिस्सा तो बहुत कम होता है, लेकिन ये हमारे डीएनए को जोड़ के रखता है और क्रोमोसोम को जो है मजबूती देता है। तो ये हो जाता है हमारा डीएनए का कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, ये हमारा हो जाता है। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एक सैटेलाइट डीएनए है, उस पर ही हम लोग बात कर लेते हैं। फिर शॉर्ट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग सैटेलाइट डीएनए पर बात करते हैं। लेकिन सैटेलाइट डीएनए पर आने से पहले एक बार हम लोग कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए पर बात किया था, लेकिन एक बार फिर से जो है डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं और क्रोमोसोम उसके बारे में हम लोग एक बार बढ़िया तरीके से अच्छे से बात कर लेते हैं, फिगर बना करके थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। आप लोग अगर अच्छे समझे रहेंगे तो जब मैं सैटेलाइट डीएनए बताऊंगा तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार उसको जो है अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ताकि जब मैं सैटेलाइट डीएनए बताऊं तो आप लोगों को समस्या ना आए, आसानी से समझ जाए आप लोग। चलिए फिर हम लोग एक बार डीएनए पर बात कर लेते हैं और कोशिका का विभाजन कैसे होता है, वहां पर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कब बनता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा कोशिका हो गया। ये हमारा कोशिका हो गया। कोशिका। अब कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। ये कोशिका के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस, हमारा केंद्रक है। केंद्रक। अब केंद्रक हमारा हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे धागे की तरह बिखरा हुआ रहता है। यहाँ पर सेंट्रोजोम होता है। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। इस केंद्रक के बाहर का पूरा इलाके को, इस पूरे एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक सेंट्रोजोम होता है। एक सेंट्रोजोम होता है। और ये जो डीएनए के अंदर जो ये धागे होते हैं, डीएनए के धागे होते हैं, ये सॉरी केंद्र के अंदर जो डीएनए के धागे होते हैं, तो ये जो केंद्र के अंदर डीएनए के धागे होते हैं, जो हमारा ये जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कुछ नहीं, एक डीएनए का धागा ही होता है। डीएनए का धागा होता है, पतला धागा होता है, कुछ इस तरीके से डीएनए का धागा होता है। अगर इसको आप लोग खोलेंगे, थोड़ा और जूम करके देखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा हमने जूम किया तो एक सीढ़ी आप लोगों ने देखा होगा, सीढ़ी सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से। तो सीढ़ी में कैसे ऐसे चढ़ने के लिए ऊपर ऐसे बना रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कल हम लोगों ने बात किया था डीएनए किससे बना होता है, इन चार चीजों से मिलकर बना होता है। ATCG, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। और ए हमेशा टी के साथ, इनको हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ये जो हमारा साइड का होता है, ये फॉस्फेट और शुगर से बना होता है। फॉस्फेट और शुगर से बना होता है और इसको हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है और सी हमेशा जी के साथ पेयर बनाता है। अब माइंड में रखना तो आप लोग ऐसे रख सकते हैं, एप्पल ट्री में होता है और कार एक्सीडेंट होने के बाद गैरेज में होती है। एप्पल ट्री में होता है, कार गैरेज में होती है। तो हमने कहा यहाँ पर सपोज ए है तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए होगा। ये रिपीट भी हो सकता है, फिर से यहाँ पर टी और यहाँ पर ए हो सकता है। और यहाँ पर हमने कहा सी है, यहाँ पर जी हो सकता है, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी है, और ये रिपीट भी हो सकता है। अब हमने कहा कि ये सीढ़ी है। अब सीढ़ी को हम, अगर मैं सपोज ऐसे सीढ़ी है एक ऐसे सीधी रेखा में, अब मैं उसको ऐसे घुमा दूं, अब लकड़ी का रहेगा तो घूमेगा नहीं, अगर रस्सी वस्सी का रहेगा या फिर कच्चे लोहे का रहेगा तो मुड़ सकता है वो। अब ऐसे सीधे हैं, अब मैंने उसको मुड़ा घुमा दिया ऐसे, तो ऐसे घुमावदार रहता है, ऐसे घुमावदार रहता है, इस तरीके से घुमावदार रहता है, आपस में ऐसे लिपटा हुआ रहता है। ये जो ये जो पेयर है, पेयर इसमें भी बना रहता है।
ये बस मैंने ऐसे सीधी रेखा में करके दिखाया है, लेकिन होता ये कुछ इस तरीके से है। अब इस पर पेयर मैंने ऐसे बना दिया। अब पेयर इसी तरीके से बना रहेगा, ए रहेगा टी के साथ बनाएगा पेयर, सी जी के साथ पेयर बनाता है। अब ये हमारा हो गया डीएनए। ये डीएनए, ये जो पतले पतले इसमें धागे दिख रहे हैं जो बिखरे हुए हैं, ये हमारे डीएनए का धागा होता है। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको जूम करेंगे ऐसे दिखेगा। ये डीएनए का धागा कितना होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर? 46 होता है। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे हम, तो इनकी संख्या 46 होती है। ये 23 मदर से आती है और 23 फादर से। 23 मदर से, 23 फादर से। अब ये हमारा डीएनए का धागा हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा डीएनए का धागा हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम होता है। चलो यहाँ पर राइबोसोम को बना देते हैं। यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम है डीएनए के अंदर, यहाँ पर सॉरी कोशिका के अंदर यहाँ पर राइबोसोम है। तब ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम एक प्रोटीन बनाता है जिससे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर हमने कहा राइबोसोम ने हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये राइबोसोम ने हिस्टोन प्रोटीन को बनाया, इस प्रोटीन को बनाया राइबोसोम ने। अब ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर केंद्रक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? न्यूक्लियस में घुस जाता है। घुसपैठी की तरह जो है आराम से इन छोटे छोटे छिद्रों से हमारे केंद्रक में घुस जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये कुछ इस तरीके से ऐसे, कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है। अब फिर अब ये हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर केंद्रक में आता है तो क्या करता है फिर? अब ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे लिपट जाता है। लिपट जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो आपस में लिपट जाते हैं। दोनों लिपटने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। ये हमारा डीएनए हो गया। अब ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ लिपट गया है तो ये कुछ ऐसे रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में लिपट गए हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हमारा जब डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपट गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब जब यही न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपट गया तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब यही हमारा न्यूक्लियोसोम जो है जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, संघनित हो जाएगा यानी कि कंडेंस हो जाएगा, जब हमारा न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, तो उसको हम लोग ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मतलब कि यही न्यूक्लियोसोम जो है आपस में बहुत ज्यादा ऐसे कस कर जो है एक रस्सी की तरह ऐसे आपस में ही कस जाता है पूरा। तो उसको हम लोग अगर ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। जब न्यूक्लियोसोम संगठित हो जाता है यानी कि आपस में बहुत ज्यादा कस जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। अब ऐसे क्रोमेटिन फाइबर हमारे सेल में, हमारे कोशिका में ऐसे कितने होते हैं? 46 होते हैं। जैसा कि हमने बात किया 23 मदर से और 23 फादर से। तो ऐसे 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 क्रोमेटिन फाइबर जो है हमारे इस सेल में, हमारे इस न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन फाइबर जो है ये 46 होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इनकी संख्या 46 होती है। तो ये 46 ये जो दिख रहा है अनुवांशिक पदार्थ, ये डीएनए, इनकी संख्या ये कुछ नहीं, बस एक लंबा धागा होता है। डीएनए का एक लंबा धागा होता है जो कि ऐसे बिखरा हुआ रहता है। तो उसको हमें अगर एक धागे को ऐसे खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये डीएनए का धागा होता है। अगर उसको थोड़ा और जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
अब यहाँ पर राइबोसोम ने एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन बनाया, वो कोशिका में यहाँ पर जो केंद्रक है, केंद्रक में छोटे 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 जो है छिद्र रहते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, घुसपैठियों की तरह यहाँ पर छोटे छोटे छिद्रों से यहाँ पर जो है इसमें आ जाता है केंद्रक में। सपोज यहाँ पर जो है खैबर दर्रा है, यहाँ पर खैबर दर्रा से घुसपैठी हिस्टोन प्रोटीन खैबर दर्रा से केंद्रक में जो है घुस गया। अब ये डीएनए क्या करता है, डीएनए उसके ऊपर ऐसे लिपट जाता है पूरा, लिपट गया, जिसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। अभी जब न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत ज्यादा संगठित हो जाता है, एकदम कस कर, जैसे रस्सी, मोटी रस्सी नहीं होती, मोटी रस्सी बहुत ज्यादा आपस में कसी हुई रहती है, तो ये न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत ज्यादा संगठित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये 46, इनकी संख्या भी 46, जब इनकी संख्या 46 होती है, इनकी भी संख्या 46 होती है। ये 23 मदर से 23 फादर से आते हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसके आगे क्या होता है हम आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमने कहा ये डीएनए के धागे होते हैं, 46 डीएनए के जो धागे होते हैं इसके केंद्र के अंदर। तो इन 46 धागों को हम लोग सामूहिक रूप से, मतलब एक साथ इन 46 धागों को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, कहते हैं इसको क्रोमेटिन। ये जो हमारा डीएनए का इसमें धागा होता है पतला पतला, इन सभी को सामूहिक रूप से हम लोग एक साथ क्रोमेटिन कहते हैं। हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्रोमेटिन फाइबर अब हमने देखा, अब इसके बाद क्या होता है उस पर चलते हैं। आगे बात करते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है और ये 46 जो है डीएनए के धागे हैं। हमने क्या देखा, डीएनए के धागे रहते हैं। राइबोसोम हिस्टोन प्रोटीन को बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन जाता है इसके अंदर, तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब न्यूक्लियोसोम कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। ये क्रोमेटिन फाइबर हो गया। अब आगे क्या होगा, अब इसी क्रोमेटिन फाइबर का आगे चल करके रेप्लिकेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब बताता हूं मैं। रेप्लिकेशन का मतलब, अब ये अपनी जो है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, सेम टू सेम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। इसमें जितने 46 जो है, इनकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। केंद्र के अंदर ऐसे 46 क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। अब वो सभी अपने आप को जो है रेप्लिकेट करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्रोमेटिन फाइबर है 46, सभी जो है अपने आप को सभी अपनी डुप्लीकेट कॉपियां बनाती हैं, जिसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इन्होंने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, यहाँ पर लिख भी देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी। अब जब इन सभी ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपस में से डुप्लीकेट कॉपी बना करके छोड़ नहीं देते उसको कि चलो अब हमने डुप्लीकेट कॉपी बना दी, आप जाओ तुम घूमे फिरो आराम से, अपना जहाँ घूमना है घूमो। वो ऐसे आपस में डुप्लीकेट कॉपी बना करके आपस में ऐसे वो जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कॉपी बना करके छोड़ दिया, आपस में वो जुड़े रहते हैं एक साथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर, इन दोनों को हम लोग साथ में कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। अब आगे क्या होगा, इसमें जितने 46 क्रोमेटिन फाइबर थे, सभी अपने आप को ऐसे रेप्लिकेट करेंगे, सभी 46 सभी अपने आप को ऐसे डुप्लीकेट ऐसे बनाएंगे। यानी कि अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। लेकिन वो अगर ऐसे हम जोड़ों में देखेंगे तो इस तरीके के जोड़े कितने हो जाएंगे, 46 जोड़े हो जाएंगे। जोड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे 46 जोड़े इसके अंदर हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, ये अब कंडेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा संघनित हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। संघनित होकर के अब ये कुछ इस तरीके से एक्स के आकार का हो जाएगा, एक्स के आकार का हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है अभी हम लोग सैटेलाइट डीएनए पर आगे बात करते हैं। अब जो एक्स के आकार का हो गया, इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? गुणसूत्र कहते हैं। इस पूरे को गुणसूत्र कहते हैं। इस पूरे को, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसको कह रहा हूं, ये सभी को जो है गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये अब क्रोमोसोम हो गया। अब देखो कहानी कहां शुरुआत हुई। पहले एक पतला धागा था, फिर राइबोसोम में हिस्टोन प्रोटीन को बना। हिस्टोन प्रोटीन के साथ हमारा डीएनए जो है, हिस्टोन प्रोटीन घुसपैठी की तरह यहाँ पर घुस गया खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर वो ऐसे घुस गया, फिर यहाँ पर जो हमारा डीएनए था हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसे लिपट गया, जिसे हमने कहा न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोसोम जो है बहुत ज्यादा जो है संग्रहित हो गया, कंडेंस हो गया। फिर उसके बाद वो बन गया क्रोमेटिन फाइबर, उसे हमने कहा क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर ने, इसके अंदर 46 संख्या थी क्रोमेटिन फाइबर की। सभी ने अपने आप को जो है, सभी ने अपने आप को रिप्लिकेशन किया, सभी ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाई तो इस तरीके के ऐसे जोड़े हो गए हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर की 46 जोड़े हो गए। अब ये भी संगठित हो गए, ये भी आपस में संगठित हो गए, ये भी कंडेंस हो गए। ये कंडेंस हो गए तो ये एक्स के आकार का बन गए, मतलब कि बहुत ज्यादा आपस में ऐसे ऐसे, जैसे रस्सी नहीं, पतली पतली रस्सियों से मिला करके एक मोटी रस्सी बनती है, तो उस तरीके से ये इनकी मतलब की लंबाई काफी ज्यादा बहुत लंबे होते हैं। एक कंडेंस होकर के आपस में जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है आपस में संघनित होकर के, कंडेंस होकर के आपस में ऐसे लिपट के बार बार घूम करके ऐसे जो है ऐसे एक्स के आकार का बन जाते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। जब इनकी संख्या, इन जोड़ों की संख्या 46 थी, तो इनकी भी संख्या 46 होगी। इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। इनकी संख्या 46 हो जाएगी, मतलब कि इनकी भी संख्या जो है 46 हो जाएगी। अब आगे क्या होगा मैं इसको भी दिखा देता हूं। देखो अब ये जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम को थोड़ा इधर नीचे लिख देते हैं, थोड़ा इधर जगह मिल जाएगा। हाँ एक मिनट। हम्म, यहाँ देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम। अब जब ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर, जो केंद्र के अंदर के जो धागे हैं क्रोमेटिन फाइबर, जब ये अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बना रहे, जब ये अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना रहे थे, खुद को रेप्लिकेट कर रहे थे, खुद का रेप्लिकेशन कर रहे थे, उस टाइम पर ये जो सेंट्रोसोम है ये चुप थोड़ी बैठेगा, ये भी कहेगा रे पकड़ो, जब तुम अपना जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, हम भी बनाएंगे, हम थोड़ी खाली बैठेंगे। फिर ये भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो अगला स्टेज क्या हो जाता है इसका, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अब ये इसने जो है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो उस टाइम पर एक सेंट्रोसोम भी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बैठा है। तो इसने डुप्लीकेट कॉपी बनाई, जिसे हमने कहा सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर। अब इसको हमने कहा, जब ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, इसको हमने कहा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। इसको सिस्टर क्रोमेटिड फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये जो थे, ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर जो थे, क्रोमेटिन फाइबर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बने, फिर उसके बाद कंडेंस होकर के ऐसे गुणसूत्र बन गए। अब एक्स के आकार के बन गए, इनकी संख्या भी 46 होगी। अब 46 तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा साफ दिखना चाहिए, समझ लो। ये 46 गुणसूत्र हो गए हमारे एक्स के आकार का। और इसी में अभी हम इसी के अंदर जो है अभी सैटेलाइट डीएनए पढ़ने वाले हैं, इसके लिए मैंने इतना बताया। अब इसके आगे का प्रोसेस बता देते हैं। जब इसने जो है अपने आप को डुप्लीकेट किया क्रोमेटिन फाइबर ने, तो ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। और यहाँ पर था तो यहाँ से एक और निकलेगा, ये भी अपनी कॉपी बनाएगा।
इसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर ध्रुव ध्रुव की तरह मतलब कि एक यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ में, एक यहाँ पर साउथ में आ जाता है, दोनों ध्रुव की ओर चले जाते हैं। एक मतलब कि अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, फिर दो हो गए, दो सेंट्रोसोम हो गए, फिर एक सेंट्रोसोम ऊपर उत्तर की ओर चला जाएगा, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर दक्षिण की ओर चला जाएगा। इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा करके फिर से देखते हैं थोड़ा। इसने भी अपनी जो है डुप्लीकेट कॉपी बनाई, डुप्लीकेट कॉपी। कॉपी ऑफ सेंट्रोसोम। अब एक ये वाला यहाँ पर उत्तर दिशा में आ जाएगा, एक वाला ये जो दूसरा है यहाँ पर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, दोनों यानी कि ध्रुव की ओर चले जाएंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर उसके आगे क्या होता है हम बात करते हैं। फिर एक सेल से कैसे एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, उस पर बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ से शुरुआत किया था हमने। ये हमारी कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर हमारे न्यूक्लियस हो गया, या हमारा केंद्रक हो गया। और केंद्र के अंदर डीएनए के जो है धागे थे, ऐसे लंबे लंबे धागे थे, ऐसे बिखरे हुए थे। यहाँ पर हमारा कहीं पर सेंट्रोसोम था। फिर हमने कहा कि इसने अपनी संख्या का मतलब कि अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ये हमारे डीएनए के धागों ने। फिर अगला स्टेप क्या आया, इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपियां बनाई, कॉपियां बना करके वो आपस में, जिसने जिससे हमने कहा, उसके पहले हिस्टोन प्रोटीन बनता है, डीएनए उससे लिपट जाते हैं, फिर उसको हमने न्यूक्लियोसोम कहा। न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा संगठित हो गया, उससे हमने क्रोमेटिन कहा, क्रोमेटिन फाइबर। फिर क्रोमेटिन फाइबर ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, रेप्लीकेशन की, अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और फिर वो डुप्लीकेट कॉपी को हमने सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर कहा। फिर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर जो है बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ, संगठित होगा, कंडेंस हो गया, तो उसको हमने, जो कि एक्स के आकार का हो गया, जिसे हमने गुणसूत्र कहा। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर ऐसे 46 हो गई थी, यहाँ पर हमने देखा था ऐसे। और फिर जब क्रोमेटिन फाइबर ने अपनी संख्या को मतलब कि अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, जो अपने आपको डबल किया था, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, तो उस टाइम पर ये सेंट्रोसोम भी अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, एक यहाँ पर इसने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, देखो। अब एक यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ में, एक साउथ में आ जाएगा। आगे अगला स्टेप क्या है, अभी जा रहे हो क्या? अगला स्टेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे गुणसूत्र हो गए, क्रोमोसोम। अब एक 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 जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम ऐसे नॉर्थ में आ जाएगा, एक साउथ में आ जाएगा, ये हमारा सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमारे सेल में कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन और एंजाइम के माध्यम से, एंजाइम की हेल्प से, उन प्रोटीन और एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ये जो हमारे डीएनए का जो झिल्ली दिख रहे हैं, जो दीवार दिख रही है बाहर से, ये झिल्ली जो है कुछ प्रोटीन और एंजाइम की हेल्प से, जो कि हमारे कोशिका में होते हैं, उनकी हेल्प से ये झिल्ली धीरे धीरे ऐसे टूटने लगेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे टूटने लगेगी। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होगा, वैसे टूट कर जो है गायब हो जाएगी। फिर अब क्या होगा अगला स्टेप, ये हमारे जो न्यूक्लियस का जो झिल्ली दिख रहा है, वो ऐसे टूट करके गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस का जो, ये न्यूक्लियस का जो केंद्रक का जो झिल्ली दिख रही है, अब झिल्ली जो है टूट के गायब हो जाएगा, झिल्ली ऐसे टूट के गायब हो गया। अब सभी जो है, अब यहाँ पर कोई जो है झिल्ली मतलब केंद्र की कोई झिल्ली नहीं है, झिल्ली टूटकर गायब हो गई। यहाँ पर हमारे सेंट्रोसोम सारे पड़े हुए हैं, अब सभी जो है साइटोप्लाज्म में है, ये सभी साइटोप्लाज्म में हो गए हैं अभी। अब क्या होगा, अब इसमें से जो है हमारा जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम में से ऐसे धागे निकलते हैं, ऐसे धागे निकलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। इन धागों को हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर।
यहाँ से भी ये भी निकलेगा, मतलब कि जितने, अब यहाँ पर 46 मैंने दिखाई नहीं, इनकी संख्या 46 होती है, सभी सभी 46 यहाँ पर ऐसे रहेंगे, और ये सेंट्रोसोम ऐसे सभी 46 को, सभी 46 गुणसूत्रों को अपने ऐसे स्पिंडल फाइबर भेज करके जो है इन्हें कनेक्ट करेगा। मतलब कि ये, अब सपोज यहाँ पर जो है एक एक ये हो गया, इसको थोड़ा साइज बना देता हूँ मैं, एक हमारा गुणसूत्र हो गया। अब यहाँ पर इसके बीच में इसने पकड़ा, इसको बीच में, मतलब कि इस तरीके से ऐसे सभी गुणसूत्रों को ये अपनी तरफ से खींचेगा, और ये वाला सेंट्रोसोम अपनी तरफ से खींचेगा, इसे बीच में पकड़ा करके, गुणसूत्रों के बीच में से केंद्र में पकड़ के अपनी तरफ ये वाला सेंट्रोसोम खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। तब क्या होगा, अब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, ये भी पावर लगा रहा है, ये भी पावर लगा रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब ये सभी जो हमारे गुणसूत्र हैं, अब दोनों तरफ से पावर लग रहा है। अब मैंने एक को दिखाया, सभी गुणसूत्र के साथ ऐसे होगा, 46 गुणसूत्रों को ये खींचेगा, 46 गुणसूत्रों को ये भी खींचेगा। तो जब दोनों तरफ से पावर लगेगा, तो दोनों तरफ से पावर लगेगा, तो अब क्या होगा, ये सभी जो गुणसूत्र थे एक लाइन में ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि इधर से भी पावर लग रहा है, इधर से भी पावर लग रहा है, जाए तो जाए कहाँ, अब सभी जो है एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं, इस तरीके से अपने एक लाइन में आ जाएंगे। ये इसको खींचेगा, ये सभी ऐसे खींच रहे हैं, इनके स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। ये जो धागे निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से, इनको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। आगे क्या होगा, अभी ये जितने भी गुणसूत्र हैं, यहाँ पर मैंने 46 नहीं बनाया, आप लोग मान के चलिए इनकी संख्या 46 है। अब इन 46 में से जो है आधा आधा ऐसे बीच में से टूट जाएगा, ये खींच रहे हैं बराबर, हम पूरा पावर लगा खींच रहे हैं, अभी आधा आधा ऐसे टूट जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, हमारा सेंट्रोसोम हो गया, ये भी हमारा सेंट्रोसोम हो गया। अब टूट टूट जाएगा, जब जब आधे पर से टूट जाएगा, सपोज यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट किया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको जब कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा, आधा उसने खींच लिया, आधा इसने खींच लिया, जैसे अब ऐसे एक्स एक्स के आकार का था। अब ये भी अपनी तरफ से खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ से खींच रहा है, टूट के एक वी आकार का हो जाएगा, एक उल्टा वी आकार का हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये अपनी तरफ खींच रहा है इनको, ये इनको अपनी तरफ, अब टूट चुका है, ये आपस में अलग अलग हो गए हैं बीच में से, और ये जो है सेंट्रोसोम दूसरा वाला अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्या होगा, अब टूटकर 46 गुणसूत्र थे, ये क्रोमोसोम की संख्या, ये गुणसूत्रों की संख्या 46 थी। अब जब ये टूट गए, इनकी संख्या 92 हो गई, इनकी संख्या टूट गई तो डबल हो गई, आधा आधा 46 का डबल करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब 46 इधर हो गए, 46 इधर हो गए, अब ये 46 अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये अब धीरे धीरे बीच में से पिचक जाएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे दिखाता हूँ क्या होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे सेंट्रोसोम है, हमारा सेंट्रोसोम है, और गुणसूत्रों को जो है ये दोनों आपस में, एक तरफ ये पावर लगा रहा था, एक तरफ ये, तो गुणसूत्र जो है टूट गए थे। गुणसूत्र टूट गए थे। अब आगे देखो क्या होता है, और अगला स्टेप क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आपस में पिचकेगा, बीच में से पिचकने लगेगा। आपस में ऐसे पिचकने लगेगा। यहाँ पर एक सेंट्रोसोम है, यहाँ पर दूसरा सेंट्रोसोम है, यहाँ पर 46 अलग है, यहाँ पर 46 गुणसूत्र अलग हैं,
मैंने 4 ही दिखाया, आप लोग मान के चलो 46 है, इस सभी को दिखाना जरूरी नहीं है। अब क्या होगा आगे, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर एक अलग से केंद्रक बनेगा, यहाँ पर एक अलग केंद्रक बनेगा। अब एक ही सेल में 2 केंद्रक हमें दिखाई देगा। आगे देखो कुछ ऐसा होगा, एक ही सेल में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये एक छोटा सा एक बड़ा हो गया है, चलो मान लेते हैं दोनों बराबर है। यहाँ पर हमारा एक सेंट्रोसोम होगा और यहाँ पर एक नए केंद्रक का निर्माण होगा, यहाँ पर एक सेंट्रोसोम होगा, यहाँ पर एक नए केंद्र का निर्माण होगा। अभी ये जो सभी गुणसूत्र थे ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमने शुरुआत में देखा था, जैसे डीएनए के धागे ऐसे बिखरे हुए थे, ये सभी ऐसे अब डीएनए के ऐसे बिखरे हुए धागे की तरफ हो जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप ये आएगा कि अभी यहाँ पर जो है एक अलग सेल बन जाएगा, यहाँ इसमें से अब 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। शुरू में हमने देखा था उस कोशिका में जहां से हमने शुरुआत किया था उसमें एक सेंट्रोसोम था, तो यहाँ पर एक सेंट्रोसोम हो जाएगा, इसमें यहाँ पर एक केंद्रक हो गया, दूसरा यहाँ पर एक सेंट्रोसोम हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में हमारा एक सेंट्रोसोम हो गया और यहाँ पर जो है एक हमारा केंद्रक हो गया। तो शुरू में हमने उसमें भी देखा था कि शुरू में एक सेंट्रोसोम होता है, बाद में वो अपनी संख्या को जो है डबल करता है, बाद में अपना डुप्लीकेट बनाता है, तब 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सेल का डिवीजन हो जाता है, कोशिकाएं जो है आपस में बढ़ जाती हैं, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, इस तरीके से होता रहता है। ये बेसिक नॉलेज जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया, आगे जब भी ऐसा कुछ इस पर बात होगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक बार क्लियरिटी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बता दिया। ये सारा दिख रहा होगा कैमरे में। तो हमने क्या देखा, अब कैसे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और अभी इन दो सेलों से जो है अब इस सेल से 2 और सेल निकलेंगे, अब यहाँ इससे भी 2 और सेल निकलेंगे, फिर इससे भी 2 सेल निकलेंगे, इससे भी 2 सेल निकलेंगे, ऐसे जो है अपने सेल जो है कोशिकाएं अपनी संख्या को जो है बढ़ाती रहती हैं। इसमें जो है 46 डीएनए के धागे होते हैं। हम लोग बात करने वाले थे सैटेलाइट डीएनए पर। तो सैटेलाइट डीएनए हमारे गुणसूत्र में जो होता है, हमारे क्रोमोसोम होता है उसके बीच में, उसके ऊपर किनारों पर होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। आते हैं अपने हम सैटेलाइट डीएनए पर बात करते हैं। हम लोग सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए पर बात करते हैं, कहाँ होता है और क्या होता है, इस पर बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए तो सैटेलाइट डीएनए ये कहाँ पर पाया जाता है, पहले वो देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है। ये सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन में पाया जाता है, सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन में पाया जाता है, ये पाया जाता है। इंग्लिश में भी इसका यही हो जाएगा, सेंट्रोमियर एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अब जिन्होंने भी ये सुना है, जो लोग जानते हैं तो ठीक है, सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, जो लोग जानते हो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हो उनके बेचारों के उनके एकदम अंदर से एकदम आत्मा हिल गई होगी कि ये क्या होता है, क्या पढ़ा रहे हैं। बताते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। इनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे होंगे। देख लेते हैं सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन। जब हमने देखा था कि जब ये सेल हमारा जो है, हमारी कोशिका के अंदर के जो डीएनए होते हैं, जब डीएनए के अंदर ये जो डीएनए के धागे होते हैं, जब हिस्टोन प्रोटीन आता है, इससे लिपट जाता है डीएनए हमारा, तो न्यूक्लियोसोम्स जब बन जाता है, तो न्यूक्लियोसोम्स बहुत ज्यादा संगठित हो जाता है, तो सिस्टर क्रोमेटिन
क्रोमेटिन फाइबर बनता है। तो जब क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो वहां पर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बनता है। तो सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर से उसके बाद क्या बनता है, हमने देखा गुणसूत्र बनता है हमारा। हमने देखा था क्रोमेटिन फाइबर से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है और इससे जो है ये बहुत ज़्यादा संगठित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, तो ये बन जाता है हमारा गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो यही गुणसूत्र जो है यहाँ पर 46 की संख्या में पड़े रहते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन्हीं को अगर हम एक को उठा करके अगर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, इनका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब सेंट्रोमियर क्या होता है और हेट्रोमियर क्या होता है उसको देख लेते हैं। हेट्रोमियर का मतलब क्या हो, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या हो जाता है उसको देख लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन का। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं फिगर, ताकि आसानी जो है यहाँ पर लिखने के लिए भी थोड़ा जगह बच जाए। ये हमारा गुणसूत्र हो गया। तो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल डीएनए को देखा था, हमने नॉर्मल डीएनए क्या देखा था, अगर इसमें जो धागा है उसको अगर आप निकाल के देखेंगे, इस धागे को हम निकाल के देखते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, ये जो केंद्र के अंदर का जो डीएनए है, इस धागे को अगर आप निकाल के देखेंगे तो ऐसा पतला सा धागा रहता है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जूम करेंगे, उस बार मैंने ऐसे बनाया था, इस बार ऐसे बना दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो कुछ ये सीढ़ी की तरह ऐसे सीढ़ी नुमा बना रहता है, घुमावदार रहता है। तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर ए टी सी जी टी ए जी सी। यहाँ पर मतलब कि क्या पैटर्न आएगा हमें कुछ पता नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पर अब हो सकता है जी सी फिर से आ जाए, हो सकता है सी या फिर जी आ जाए। तो मतलब यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं है, एक कोडिंग हुआ है। लेकिन अब जब हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इसी धागे में ऐसे रहता है, लेकिन इसी धागे कुछ पार्ट पर ऐसा रहता है, कहीं कहीं पर मतलब कुछ पार्ट, सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर इसको हम जूम करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। हो सकता है ए टी सी जी सी, फिर से ए टी जी सी, ए टी जी सी। मतलब कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ये क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये ऐसे मतलब कि रिपीट होता रहता है, ए जी ए जी ए जी ऐसे होता चला जाएगा, मतलब ए के साथ टी, फिर अगर इस साइड देखेंगे टी सी टी सी टी सी, ऐसे होता चला जाएगा। यहाँ पर कोई डबल हो गया क्या, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी, इतना ही देखो, ए जी टी सी टी सी टी सी। अब हो सकता है ये ए टी जी, फिर ए टी जी, फिर ए टी जी, ऐसे हो सकता है 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो, या फिर हो सकता है सी सी टी, सी सी टी, ऐसे चार बार ऐसे इस तरीके का पेयर बनता चला जाए। ऐसे मतलब कितनी बार पेयर बनेगा हमें पता नहीं। तो वो मतलब कि जो बार बार रिपीट होता रहता है उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए, इसी डीएनए में जो है कुछ इसके पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर जो है रिपीट होता रहता है। नॉर्मल डीएनए आप देखेंगे तो उसका कोई कोड रहता है, कोड ऐसे इस तरीके से कोड बना रहता है, उसकी कोई कहानी रहती है। जैसे आप समझ लो
कि ये जो हमारा नॉर्मल डीएनए है ये हमारा कोडिंग किया हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये हमारे आंखों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, लाल होगा, ब्लू होगा, या फिर ब्राउन होगा, भूरा होगा, या फिर काला होगा। हमारी स्किन कैसे होगी, काला होगा या फिर हम गोरे होंगे। हमारी हाइट, हम लंबे होंगे या फिर छोटे होंगे। तो इन सब के लिए हम जिम्मेदार होता है। हमारी इम्यूनिटी कैसे होगी, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होगा, हमारी प्रतिरोध क्षमता मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी। तो ये सब डिसाइड करता है। ये इसको आप सपोज ये कहानी समझ लो। अगर ये कहानी है तो सैटेलाइट डीएनए सपोज इसको समझ लो आप कि हमारा जो नॉर्मल डीएनए है, इसको नॉर्मल डीएनए को आप समझ लो कोई कहानी है। सपोज कोई श्याम नाम का कोई लड़का है, और श्याम रोज सुबह उठता है, खाना पीना खाता है, फिर नहा धो करके बैग लेकर के जाता है स्कूल में फिर पढ़ता है दोपहर तक। दोपहर से आने के बाद फिर जाता है ट्यूशन से आने के बाद 4 बजे बेचारा थोड़ा 2-4 घंटे खेलता है। फिर 2-4 घंटे खेलने के बाद थोड़ा 1-2 घंटा मोबाइल चलाता है। फिर उसके बाद गेम पबजी वबजी खेल कर सो जाता है रात में खाना पीना खा करके। फिर सुबह उठता है, फिर वही रूटीन। तो वो एक कहानी है। इस नॉर्मल डीएनए को आप एक कहानी समझ लो। लेकिन अब जो सैटेलाइट डीएनए है बार बार रिपीट होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि श्याम घर जाता है, श्याम स्कूल से घर जाता है, घर जाता है, घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है। बस मतलब वो बार बार रिपीट होता रहता है। इसको अगर हम थोड़ा सा इधर बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो जाता है। यहाँ पर ए टी टी सी जी सी जी फिर ए टी। तो यहाँ पर क्या कोड है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यही हमने बात किया सैटेलाइट डीएनए की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कुछ कोड यहाँ पर ऐसे चलेगा। यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर जी है, फिर यहाँ पर ए। हो सकता है ये 3 कोड बार बार रिपीट करता जाए। जैसे यहाँ पर ए टी सी है, ए टी सी, फिर ए टी सी, यहाँ पर टी ए जी, फिर टी ए जी। तो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी, टी ए जी, टी ए जी, टी ए जी। किसी भी दोनों सब तरफ से एक साइड को देख लो तो बार बार रिपीट हो रहा है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक खास पैटर्न होता है इसका जो कि बार बार रिपीट होता है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल ए टी सी के लिया। कोई भी पैटर्न हो सकता है सी 2 बार हो, जी 1 बार हो, टी 4 बार हो जाए। इस तरीके से वो बार बार रिपीट होता है, उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो जाता है। माइंड में रखने के लिए आप लोग ऐसे माइंड में रख लो कि ये हमारी कहानी हो गई। इसका एक कोड बना हुआ रहता है, इसका कोई कोडिंग नहीं होता है, ये बार बार रिपीट होता है वही चीज़। ये कहानी समझ लो श्याम की कहानी। जैसे हमने बताया श्याम उठता है, बैग लेकर के घर जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आने के बाद खेलता है, मोबाइल चलाता है, सो जाता है। एक स्टोरी हो गई कहानी। ये श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये पाया कहाँ जाता है, जब हमने कहा कि धागे में कहीं कहीं पर रिपीटेड, जो कि बार बार रिपीट हुआ रहता है, जिसे हम लोग रिपीटेड डीएनए कहते हैं। जहां पर मतलब कि बार बार वही सीक्वेंस जो रहता है बार बार रिपीट हुआ रहता है, जिसे हम लोग रिपीटेड डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पर जो कंडेंस हो जाता है तो इसमें वो एक जगह पर आकर के लोकेट हो जाता है, एक जगह पर आकर के पूरा संगठित हो जाता है, जिसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। उसको बात कर लेते हैं। ये जब गुणसूत्र बन जाता है, इस एक गुणसूत्र को हमने निकाल के देखा, तो इसमें कहां पर होता है हमारा सैटेलाइट डीएनए, उसको देख लेते हैं। इस सबको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो इस एक को हम निकाल के देख रहे हैं। एक गुणसूत्र को मान लो हमने इस गुणसूत्र को निकाल लिया। 46 संख्या थी, 46 में से एक हमने निकाल के यहाँ पर देखा। तो अब यहाँ पर ये सैटेलाइट डीएनए कहाँ पाया जाता है, पहले इसका मतलब हम लोग देख रहे थे हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ये हो जाता है कि डीएनए का वो पार्ट जो बहुत ज्यादा संघनित हुआ हो, बहुत ज्यादा ही कंडेंस हो गया हो। मतलब कि एक रस्सी, जैसे आप लोग देखते हैं एक ढीली रस्सी हो जाती है जो कि मतलब बहुत ज्यादा कसी हुई नहीं रहती है। अगर उसको और ज्यादा आप लपेट देंगे, रोटेट कर देंगे उसको और ज्यादा, जैसे हमने कहा एक रस्सी हो गई है, बहुत ज्यादा ये कसी हुई नहीं है, थोड़ा ही मतलब कि थोड़ा ही कसी हुई है। अब इसको आप लोग और ज्यादा रोटेट कर देंगे, और ज्यादा वो कस जाएगी, एकदम गांठ की तरह बन जाएगी। तो उसी तरीके से हेटेरोक्रोमेटिन इस गुणसूत्र का क्रोमोसोम का वो भाग होता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा संघनित हुआ रहता है, उस पार्ट को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन कहाँ कहाँ पर होता है,
क्रोमेटिन यानी कि कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा संघनित हुआ रहता है। तो एक ये जो हमारा किनारे का भाग रहता है इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। एक ये हमारा जो मतलब किनारे के सभी पार्ट हो जाते हैं हमारे हेट्रोक्रोमेटिन। ये हमारे किनारे के सभी पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन हो जाते हैं। और यहाँ पर बीच में भी हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला रहता है, जब सेंट्रोसोम जब गुणसूत्रों का एक मतलब कि दोनों सेंट्रोसोम गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वहां पर ये मेन रोल प्ले करता है। ये मतलब कि मजबूती से एकदम गुणसूत्रों को बांध के रखे हुए रहता है, जल्दी टूटने नहीं देता है। सेंट्रोसोम यहाँ से अपनी पावर लगाता है। ये जो सेंट्रोमियर रहता है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और वो अब बहुत ही मजबूती से गुणसूत्रों को बांध के रखता है, टूटने नहीं देता है। अब देखो, हेट्रोमियर किनारों पर भी होता है, बीच में भी होता है। जहां पर हमने क्या कहा, हेट्रोमियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस हुआ रहता है उस पर डीएनए का वो भाग जहां पर बहुत ही ज्यादा संघनित हुआ रहता है, जहां पर बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत आपस में कस जाता है एकदम, उसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन कहां पर होता है गुणसूत्रों में, किनारों पर और बीच में। अब ये किनारों पर होता है, इसलिए इसको टोलेमियर कहते हैं, टोलेमियर। अब ये बीच में होता है, इसलिए इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंटर में तो सेंट्रोमियर कहते हैं, और किनारे पर है तो उसको टोलेमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। अभी सैटेलाइट डीएनए हमने क्या कहा, सेंट्रोमियर, सैटेलाइट डीएनए सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन में पाया जाता है। सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन में है। हेट्रोक्रोमेटिन तो दोनों जगह है, किनारों पर भी है और बीच में भी है। तो सैटेलाइट डीएनए कहाँ पाया जाएगा, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी होगा, किनारों पर भी होगा, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन तो ये भी है, ये भी है, बस ये बीच में, इसलिए इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भी हेट्रोमियर है, बस ये किनारे पर है, इसलिए इसको टोलेमियर कहते हैं। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात मेरे ख्याल से। हेट्रोक्रोमेटिन दोनों जगह है, बीच में इसलिए इसको सेंट्रोमियर कह दिया, और किनारों पर है इसलिए इसको टोलेमियर कह दिया। अब सेंट्रोमियर और सैटेलाइट डीएनए सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन में पाए जाते हैं, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन सेंट्रोमियर में यहाँ भी सैटेलाइट डीएनए पाया जाएगा और यहाँ पर भी पाया जाएगा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए हो गया हमारा, और किनारों पर भी पाया, ये भी हेट्रोक्रोमेटिन है, ये भी हेट्रोक्रोमेटिन है, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा हमारा सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, यहाँ पर भी सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से। इतना शुरू तरीके से मैं इसलिए समझा करके, इसलिए मैंने पहले वो प्रोसेस बता दिया कि ऐसे इस तरीके से कहा, मतलब कि कैसे गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र को हमने एक गुणसूत्र को निकाल के देखा, ऐसे 46 यहाँ पर संख्या है, एक को निकाल के देखा, तो यहाँ पर बीच में जो है ये सैटेलाइट डीएनए होता है, जो कि सैटेलाइट डीएनए बार बार रिपीट हुआ रहता है, बार बार रिपीटेड रहता है। एक उसमें कोई कोड रहता है, कोई सीक्वेंस रहता है, मतलब कि वहाँ कोई एक ऐसा कोड नहीं बना रहता है जैसे इसका रहता है नॉर्मल डीएनए का, वैसे यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर बीच में वो बार बार रिपीट हुआ रहता है, वो पार्ट यहाँ पर होता है बीच में, और एक पार्ट यहाँ पर रहता है। तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। अभी ये बीच में होता है, किनारों पर होता है, इसका क्या फायदा होता है, क्यों होता है, उस पर ही बात कर देते हैं हम लोग। देखो ये बीच में होता है इसलिए, जब इसको हमने बात कर लिया कि जब हमारा जो सेंट्रोसोम होता है, जब गुणसूत्रों को एक तरफ खींचने लगता है दूसरी तरफ, तो वो बीच में बांध के रखता है, उसको टूटने नहीं देता है। तो एक सेंट्रोल क्रोमोसोम का, यानी कि हमारे गुणसूत्रों को सैटेलाइट डीएनए थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पर किनारों पर क्यों होता है, किनारों पर होने का कारण ये हो जाता है, सैटेलाइट डीएनए हमारे किनारों पर इसलिए होता है कि ताकि मतलब ये जो जैसे जब आपने शूज, आप जूता पहनते होंगे, जूता, तो जूते का जो धागा रहता है बांधने वाला, उस शू लेस को आप लोग देखते होंगे। सपोज जूता हो गया, तो आपने साइड में देखा होगा, साइड में कुछ ऐसे पट्टी लगी रहती है प्लास्टिक की, ताकि ये खुल ना जाए। तो इसी तरीके से ये भी रहता है, डीएनए के साइड में, ये गुणसूत्रों के साइड में रहता है, ताकि जो हमारा ये डीएनए का पार्ट है, गुणसूत्र का जो पार्ट है, ये खुल ना जाए, उसको मजबूती से बांध के रखता है किनारों किनारों पर, बीच में इसलिए ताकि वो टूट ना जाए। तो ये सैटेलाइट डीएनए रिपीटेड होता है बहुत ही बार बार एक ही कोड बार बार जो है सीक्वेंस में एक बार 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 वही कोड रिपीट होता रहता है, बार बार वही सीक्वेंस।
अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सपोज इसको हमने निकाल के देखा तो ये हमारा जो है डीएनए हो गया। सपोज यहां पर देखो, सपोज ये हमारा डीएनए हो गया। अब इसका कोई भी पार्ट कहीं पर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमने कहा वो, अब वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर, वो कई जगह पर भी हो सकता है। हमने कहा कि यहाँ पर ए टी, फिर यहाँ पर ए टी, फिर यहाँ पर ए टी, बार बार जो है यही 3 बार ए रिपीट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर 2 बार ऐसा हो गया हो, ए फिर टी, सॉरी ए टी टी टी, ए टी 3 बार ए 3 बार ए 2 बार ऐसे यहाँ पर रिपीट कर गया। हो सकता है यहाँ पर ऐसे रिपीट हो जाए, सी जी टी ए, सी जी टी ए, सी जी टी ए। हो सकता है यहाँ पर ऐसे रिपीट हो जाए, सी जी जी ए सी टी मतलब कि ये दो सी टी 3 बार ऐसे रिपीट हो गया। तो ऐसे ऐसे मतलब कि कई जगह पर ऐसे रिपीट होता रहता है। वो जरूरी नहीं कि किसी डीएनए में एक ही बार रिपीट हो रहा है। और मतलब कि जैसे बॉडी के किसी एक सेल में अगर ऐसा किसी एक डीएनए में रिपीट हो रहा है तो हर सेल में वही सीक्वेंस रहेगा उसका, हर सेल में वहां पर पाया जाएगा। यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर बीच में भी रिपीट हो जाए या फिर इसके आगे और कहीं पर भी रिपीट हो जाए। मतलब ऐसे कई जगहों पर रिपीट हुआ रहता है। इसका यूज कहाँ पर होता है उस पर आगे बात करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग बता ले लीजिए। फिलहाल मैंने इसमें लोकेशन दिखाया है कि कहाँ पर पाया जाता है। ये गुणसूत्र है हमारा, गुणसूत्र में ये हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? जब डीएनए का पार्ट एकदम कसा हुआ रहता है, एकदम संघनित कंडेंस हुआ रहता है वो, और कहाँ पर हुआ रहता है? किनारों पर और बीच में। हेट्रोक्रोमेटिन ये भी है, हेट्रोक्रोमेटिन ये किनारे वाले भाग भी है, बस ये बीच में हेट्रोक्रोमेटिन इसलिए इसको हमने सेंट्रोमियर कहा। और ये हेट्रोक्रोमेटिन साइड में है किनारों पर, इसलिए हमने इसको टेलोमियर कहा। तो सैटेलाइट डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा? किनारों पर भी पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन हो, सेंट्रोमियर में पाया ही जाएगा। तो दोनों जगह पर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना तो हम लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सेटेलाइट डीएनए पहले हमने क्या देखा? ये हेट्रोक्रोमेटिन और सेंट्रोमियर में पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये अत्यधिक दोहरावदार होता है। दोहरावदार ये अत्यधिक दोहरावदार होता है। अब दोहरावदार क्या होता है वो मैंने बता ही दिया आपको, बार बार रिपीट होता रहता है। और गैर कोडिंग होता है। गैर कोडिंग होता है, इसका मतलब बताते हैं। गैर कोडिंग होता है। अब अत्यधिक दोहरावदार का मैंने बता दिया आप लोगों को कि बार बार जो है ये रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। खास कोई इसका कोड रहता है, एक किसी खास पैटर्न कोई खास सीक्वेंस में इसका कोई कुछ खास कोड होता है जो कि बार बार वही रिपीट करता है। आप सपोज डीएनए है, लंबी डीएनए है, और उसमें जो है सैकड़ों बार हजारों बार जो है कहीं पर ये रिपीट करता रहता है। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रिपीट करता है, सभी में एक ही प्रकार से रिपीट नहीं करेगा। अभी इसका यूज कहाँ होगा उस पर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही गैर कोडिंग होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? गैर कोडिंग का मतलब, कोडिंग का मतलब हमने देख लिया। कोडिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जो कोडिंग डीएनए होता है वो हमारे बॉडी के संरचना के, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो हमारे बॉडी का हाइट कितना होगा, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, काला होगा गोरा होगा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी या फिर मजबूत होगी, आईज का कलर कैसा होगा, भूरा या फिर काला या फिर ब्लू होगा, उसके लिए जिम्मेदार होता है कोडिंग डीएनए। तो गैर कोडिंग डीएनए क्या होगा? ये किसी खास जो है हमारी बॉडी के शरीर की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है।
गरुड़ कोडिंग का मतलब क्या, हमारी बॉडी की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, शरीर के बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। शरीर की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोई भी, अब हमारी आंख ले लो, आईज ले लो, आईज का कलर कैसा होगा, हमारा हाइट कितना होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा, वाइट होगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी, प्रतिरक्षा तंत्र, तो इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं होता ये, इन सब से इसको कोई मतलब नहीं है। बोलता है हमें इन सब से कोई मतलब, कैसे भी रहना है रहो, हमें बस अपने एक खास पहचान से मतलब है, मतलब इसका एक बस एक खास पहचान होता है, जो इसका कोड होता है, जो कि बस डीएनए बार बार रिपीट करता है, बस उसका उसका यही काम होता है, डीएनए को जोड़ करके रखता है, बस वो किसी बॉडी में जो है किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, किसी फंक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसका यूज देखते हैं कहाँ होता है। सैटेलाइट डीएनए हमने देख लिया क्या होता है, अब सैटेलाइट नाम है, अब पहली बार कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ अंतरिक्ष में कोई डीएनए होता होगा, उसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, लेकिन हमने अब समझ लिया क्या होता है इसका, अंतरिक्ष से तो इसका कोई रिलेशन है नहीं। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। इसका यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, अब जिन लोगों ने सुना होगा उनके लिए तो ठीक है, जिन जिन बेचारों ने नहीं सुना होगा उनकी तो अंदर से एकदम आत्मा हिल गई होगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अब एक एक से जो है नए नए शब्द आते जा रहे हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब दुनिया में आप किसी भी इंसान को, दो किसी भी दो इंसान को ले लो, चाहे आप मुझे ले लो या मुझसे आप खुद को कंपेयर कर लो, आप किसी अपने भाई से, किसी अपने बहन से, किसी अपने दोस्त से, किसी से भी अपने आप को आप कंपेयर कर सकते हो। आप किसी भी दो इंसान को ले लो, आप किसी भी दो इंसान को ले लो दुनिया में, कहीं भी किसी भी जगह से दो इंसान को ले लो, आप उनके फिंगर यानी कि आप उनके डीएनए को मैच करोगे तो उनके डीएनए का जो 99.9% जो हिस्सा रहेगा पूरा, वो बिल्कुल सेम होगा। आप किसी भी दो इंसान का ले लो, भले आप मुझसे ही कंपेयर कर लो, चाहे आप अपने किसी दोस्त से कंपेयर कर लो, ना भरोसा तो आप जाकर के आप किसी अपने दोस्त को कह सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड चाहिए, आप अपने दोस्त से कहना थोड़ा सा, इतना सा 2-4 बूंद ब्लड चाहिए, वो पहले पूछेगा, पहले तो घबरा जाएगा, मुझे करना क्या है रे बकलोल, क्यों मांग रहा है, फिर आप बताएंगे उसको कि किसी ने बताया है कि दो इंसानों का, दुनिया में किसी भी दो इंसानों का अगर हम डीएनए मैच करते हैं तो 99.9% डीएनए एकदम बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। वो कहेगा तुमको किसने बता दिया, तो आप बताना कि हमें विनोद सर ने बताया है। तो फिर जब आप उसने मांगे पहले तो मार के भगा देगा, बोलेगा जाओ किसी और से ले लो। तो मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति का, मतलब किसी भी 2-3 व्यक्ति सभी का आप डीएनए मैच कर लो, ये जो 99.90% जो डीएनए होता है, डीएनए का पार्ट होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, सभी का एक जैसा ही होता है 99.90%। फिर अलग क्या होता है, सभी में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, संसार के सभी इंसानों में 99.90% जो डीएनए होता है एक जैसा होता है। तो अलग क्या होता है, अलग ये होता है 0.1% जो होता है, ये सब में अलग होता है, सबका ये अलग होता है, और इसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग का यूज इसी में किया जाता है। और फिंगरप्रिंटिंग का यूज अगर इससे करेंगे तो सबका सेम ही आ जाएगा। सपोज अब मान लो कि कहीं पर किसी की डेथ हो गई, कहीं पर खून हो गया, या फिर कहीं पर किसी का कत्ल हो गया, मतलब कि किसी का कत्ल कर दिया किसी ने, तो अब वहां पर जिसने कत्ल किया है, जो गुनहगार है, जिसने वहां पर कत्ल किया है, जिसने मर्डर किया है, वहां पर उसका मान लो हाथापाई हुई होगी तो उसका 1-2 बाल गिरा होगा, बाल नहीं गिरा होगा तो मान लो उसको कहीं पर खरोच आई होगी, उसको थोड़ा बहुत चाकू वाकू लगा होगा, 1-2 बूंद ब्लड अगर मान लो गिर गया होगा तो ठीक है। उसके अगर बाल भी गिर गए होंगे तो भी पुलिस जो है उसके बाल को ढूंढेगी, जब जाती है पुलिस चेक करने के लिए, पुलिस क्या ढूंढती है, यही सब ढूंढती है ना,
कि वहाँ पर जो गुनहगार है वो तो झूठ बोलेगा। पुलिस सबसे पहले जिसको संदेह से मतलब कि जिसके ऊपर पुलिस को डाउट है, संदेह है, सभी डाउट जिस पर डाउट है सभी पुलिस उन सभी डाउटफुल जिस पर डाउट है सभी को पकड़ लेगी। सपोज पुलिस ने जो है 100 आदमी को पकड़ लिया, 100 लोगों को पुलिस को 100 लोगों पर डाउट हुआ कि हाँ इसी 100 में से किसी ने जो है कत्ल किया है, या फिर मतलब कि संदेह है, डाउट है पुलिस को ऐसा, तो पुलिस 100 लोगों को पकड़ लेगी। अब पुलिस क्या करेगी, जहां पर जिस जगह पर मतलब कि मर्डर हुआ है वहां पर जाएगी, वहां पर खोज करेगी, पुलिस देखेगी वहां पर किसी का बाल तो नहीं गिरा है, वहां पर कहीं ब्लड तो नहीं गिरा है, वहां पर किसी का नाखून वाखून ब्लड बाल बॉडी का मतलब कोई भी पार्ट तो गिरा हुआ नहीं है। जब अगर पुलिस को मिल गया तो पुलिस क्या करेगी, उसको उठाएगी और ले ले जा करके मतलब वैज्ञानिक को देगी, लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं उनको दे करके उससे चेक करवाएगी क्या इस जो डीएनए है मतलब इसका सीक्वेंस चेक करो। और सपोज पुलिस को जो है ब्लड मिलता है वहां से, जहां पर मतलब कि मर्डर हुआ है उस जगह से पुलिस को ब्लड मिलता है, तो पुलिस क्या करेगी, उस ब्लड को ले लेगी, जितना भी उसको मिलता है वो ले लेगी और फिर उसको ले जा करके साइंटिस्ट को देगी, और साइंटिस्ट जो है लैब में चेक करेंगे कि उसमें जो है उसमें डीएनए में जो ब्लड है, ब्लड के डीएनए में साइंटिस्ट चेक करेंगे, साइंटिस्ट ब्लड के कौन से मतलब कि डीएनए के कौन से वाले पार्ट को चेक करेंगे। अगर साइंटिस्ट जो है ये 99.9% वाले भाग को चेक करेंगे तो वो तो सबका सेम ही होता है, तो इसको चेक करके क्या ही फायदा है। तो पुलिस क्या करेगी, उन सभी 100 लोगों का जो है ब्लड का सैंपल मांग लेगी कि चलो सभी लोग जो है अपना 2-2 बूंद खून हमें जो है दो। तो पुलिस सबका ब्लड सैंपल लेगी, उन सभी के 100 लोगों के उन सभी जितने भी 100 लोग हैं सभी के जो है ब्लड सैंपल में से जो है ये जो 0.1% जो अलग होता है, जो कि सबका अलग होता है, ये 0.1% सभी सभी का अलग होता है, ये किसी का एक जैसा नहीं होता है। तो पुलिस ये सौ लोगों का जो है 0.1% वाला मतलब पहले ब्लड सैंपल ले लेंगे, और ब्लड सैंपल लेने के बाद सभी से 100 लोगों में से सभी का जो 0.1% हिस्सा है इसको अलग से निकाल लेगी पुलिस, सभी 100 लोगों में से। और फिर वहां पर जगह पर उस जगह से जहां पर मर्डर हुआ है उस जगह से जो भी उसको बाल या फिर ब्लड मिलता है उस ब्लड का चेक करवाएगी पुलिस, साइंटिस्ट से वैज्ञानिक से चेक करवाएगी, इसमें चेक करो ये 0.1% वाला हिस्सा चेक करो। तो साइंटिस्ट इसको तो चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे मतलब क्या है, ये तो सभी का एक जैसा ही रहेगा, किसी का भी चेक कर लो। तो साइंटिस्ट इसको चेक करेंगे, ये 0.1% वाला हिस्सा जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है। अब ये जो है ये 0.1% वाला हिस्सा इन 100 लोगों में से जिसके साथ भी मैच कर गया, पुलिस समझ जाएगी कि ये व्यक्ति वहां पर जब मर्डर हो रहा था वहां पर मौजूद था, भले ही कातिल हो या फिर ना हो लेकिन ये व्यक्ति वहां पर मौजूद था, इससे पुलिस को ये अंदाजा लग जाएगा। अब इसके आगे पता लग गया तो पुलिस आगे भी अब खोज वोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज ऐसे किया जाता है, कहीं पर मर्डर वगैरह कुछ हो गया या फिर कुछ भी और हो जाए तो वहां पर जो है पुलिस ये चेक करती है कि वहां पर उस व्यक्ति का कोई बॉडी का कोई पार्ट तो छूट तो नहीं गया है, कुछ गिर तो नहीं गया है। पुलिस वो सर्च करती है वहां पर, वो लेने के बाद उससे उसमें से जो जो सेटेलाइट डीएनए का भाग होता है, यानी कि जो 0.1% हिस्सा है जो सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, वो किसी का किसी से मैच ही नहीं हो सकता है, वो पूरी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत मैच हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से एकदम मैच हो जाएगा ये असंभव है। तो पुलिस 0.1% हिस्से को चेक करती है और फिर जिस पर डाउट रहता है उनका चेक करती है। अब जिस पर डाउट है, सपोज 100 लोगों पर पुलिस को डाउट है, उन 100 लोगों का सैंपल लेकर के चेक करेगी, जिसका भी मैच कर गया इससे, इस ब्लड से जिसका भी 0.1% वाला जिसका भी सैटेलाइट डीएनए मैच हो गया, पुलिस समझ जाए कि हाँ ये व्यक्ति वहां पर मौजूद था। अब आगे चेक देखते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग।
अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। सपोज अब किसी व्यक्ति का जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब 99.90% जो है सबका तो सेम ही होता है, तो ये जो बच जाता है 0.1%, यही सैटेलाइट डीएनए होता है। अब इसी को जो है चेक किया जाता है। चेक कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा ये डीएनए है, अब ऐसे मैं मोड़ के नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे सीधा बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब देखो, सपोज यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, हमने कहा यहाँ पर ए टी, फिर ए टी, फिर सी जी, अब ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। फिर हमने कहा ए ए सी, फिर ए सी, फिर हमने कहा ए सी। अब ये कोड जो है रिपीट हो रहा है, ए सी ए सी ए सी ए सी, कितनी बार रिपीट हो गया? ए सी, अब ये भी रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं बनाने रहा हूँ, समझ लो उतना। ए सी ए सी ए सी ए सी 4 बार रिपीट हो गया। ए सी, ये कितनी बार रिपीट हो गया? 4 टाइम ये रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया। अब पुलिस जो है, मतलब साइंटिस्ट जो भी है, केवल इसको चेक करके छोड़ नहीं देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ए सी 4 बार रिपीट हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति में भी इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है, किसी और व्यक्ति का भी ऐसा सेम हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज आपके सिम का जो नंबर है, अगर मैं कहूं कि शुरू में उस व्यक्ति का जो है, एक्स नाम के व्यक्ति का शुरू में सिम के शुरू में नंबर जो है शुरू में 99 से शुरुआत होती है, बाकी पीछे का क्या है वो हमें नहीं पता, शुरुआत में 99 है। अगर मैंने ऐसा कह दिया शुरुआत में 99 है, तो ऐसे तो सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में लोग होंगे जिनके सिम का शुरू में जो है 99 से शुरू होगा, शुरू में 88 से शुरू होगा, शुरू में 98 से शुरू होगा। अगर मैं कहूँ शुरू में जो है 70 है, तो ऐसे तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग होंगे जिनका शुरू से 70 से शुरू होगा। तो इससे हम तो थोड़ी पता लगा पाएंगे। तो पुलिस ऐसे सिर्फ एक कोड को चेक करके नहीं छोड़ देगी, और साइंटिस्ट जो भी चेक करे हैं, एक कोड को ऐसा चेक करके नहीं छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, वो डीएनए के मतलब कि 13 से 15 पार्ट को चेक करेंगे इस पर। अब सपोज यहां से यहां पर कोई 4 बार रिपीट हुआ, यहां से यहां तक कोई कोड जो है 15 बार रिपीट हुआ, यहां से यहां तक कोई कोड जो है जो कि 7 बार रिपीट हो रहा है। तो पुलिस 13 से 15 जगहों पर, अब वो जो सैटेलाइट डीएनए होता है कई जगहों पर रिपीट हुआ रहता है, तो पुलिस जो है मतलब कि जो चेक कर रहे हैं वो 13 से 15 पार्ट को चेक करते, 13 से 15 अलग अलग जगहों को चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के बाद इसका जिसका मैच हो गया, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वही है, या फिर उसने कत्ल किया, या फिर वो व्यक्ति वहां पर मौजूद था। लेकिन वो कंफर्म हो जाता है कि वो जो ब्लड सैंपल मिला है, वो जो बाल मिला है, वो उसी व्यक्ति का है, मतलब कि जिस व्यक्ति का चेक किया गया है। अगर वो 13 से 15 जगह अलग अलग जगहों पर चेक करने के बाद मैच हो गया, तो कंफर्म हो जाता है कि वो ब्लड सैंपल उसी व्यक्ति का है जिससे मैच हो गया है। एक जगह पर चेक करके हम ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन अगर 13 से 15 बार चेक कर लिया गया, 13 से 15 अलग अलग जगहों को चेक कर लिया गया, तो कंफर्म हो जाता है। जैसे अगर मैं इसका भी एग्जांपल ले लूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सपोज अब मैंने कहा कि ये डीएनए है, अब इतने में मैं बना नहीं रहा हूँ, इधर टाइम मेरा मतलब बच जाएगा। सपोज हमने कहा कि ये छोटे छोटे ऐसे कोड बने हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे कुछ खास कोड बने हैं। हमने कहा इतनी से इतनी दूरी तक सी सी टी ए 4 बार रिपीट हुआ है। सी सी टी ए का मतलब क्या, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी तो जी के साथ ही केवल पेयर बनाता है, ये हमने देखा है, कार गैरेज में होती है, एप्पल ट्री पर होता है। तो सी फिर सी सी जी, इसका मतलब हमने ये एक ही तरफ का लिया है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यानी टी यहाँ पर तो ए हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ऐसे करके 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार। ऐसे नीचे सी सी टी है, सी सी टी है, सी सी टी है, और इस साइड भी जी जी ए टी, इस साइड भी ऐसे रिपीट होता जाएगा। ऐसे हमने कहा 4 बार रिपीट हुआ है। और हमने फिर यहाँ पर कहा कि जी टी ए, ये यहाँ पर 7 बार रिपीट हुआ है। फिर हमने कहा कि इतनी से इतनी दूरी का जो है, बीच में कुछ खाली भी तो रहेगा, सपोज यहाँ पर नीचे पकड़ लेते हैं, यहाँ पर जो है हमने कहा ए जी टी, ये रिपीट हुआ है
9 बार, ये 9 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे करके मतलब कि यहाँ पर हमने कहा कि GGAT ये रिपीट हुआ है 12 बार। ऐसे करके जो है 10 से 15 जगहों पर, 13 से 15, 14, 15 जगहों पर चेक किया जाता है। फिर जिसका मैच हो जाता है वो पकड़ा जाता है कि हाँ वो व्यक्ति वही है, कंफर्म हो जाता है वहां पर। इसको मैं एक फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। अब पूरा खेल यही 0.1% का ही है, पूरा इसी से पता लगता है। बाकी तो पूरा 99.1% तो पूरा सेम होता है सबका। देखो, सपोज 4 व्यक्ति हुआ, सपोज कहीं पर जो है मर्डर हो गया, वैसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज कहीं पर जो है मर्डर हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, कहीं पर मर्डर हो गया और वहां से जो है 10 लोग, वहां से हम कम लोग लेते हैं ताकि हमें ज्यादा चेक ना करना पड़े। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं वहां से 4 लोग जो है गुजर रहे थे अंदर किसी, ये कोई गलियारा है, ये कोई रूम है और यहाँ पर रोड गई है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंदर जो है दरवाजा है, यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर एक ने इसका मर्डर किया और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर के देख रहा था, एक ने इसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर ये निकल के यहाँ से रोड से चलने लगा। सपोज ये अब एक का मर्डर हो गया तो ये दोनों ही निकल के जा रहे हैं, इसको कह रहा है किसी को बताना मत। तो ये दोनों निकल के जा रहे हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति जा रहे हैं। फिर और 2 लोग जो है सपोज यहाँ पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ दुकान उकान से कुछ ले रहे थे। सपोज दुकान नहीं है, नहीं तो दुकानदार भी फंस जाएगा बेचारा। सपोज हमने कहा यहाँ पर 2 लोग और जा रहे थे, 4 लोग यहाँ पर जा रहे थे। अब पुलिस देखेगी तो किसको पकड़ेगी? इन्हीं चारों को संदेह करेगी। डाउट किस पर होगा? इन्हीं चारों पर डाउट होगा ना। अब बाकी तो वहां पर लोग है नहीं तो किस पर डाउट होगा? तो अब एक व्यक्ति तो मर चुका है, उससे तो पूछेंगे नहीं। और सपोज इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मारा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर दूर हो गया। सपोज इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को किल कर दिया, अब ये तो मर गया। अब इसको मार रहा होगा तो कुछ तो हाथापाई हुई होगी, उसका 1-2 बाल ही गिर गया होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत उसको खरोच आ गई हो, दीवार से लग गया हो, थोड़ा बहुत चाकू उसको भी लग गया हो, उसका थोड़ा सा ब्लड गिर गया हो 2-4 बूंद। तो हमने माना कि यहाँ पर इसका बाल, या फिर इसका मान लेते हैं यहाँ पर 2-4 बूंद ऐसे ब्लड गिर गया है। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल के ऐसे जाने लगा। तुरंत फोन आता है, यहाँ पर मर्डर हो गया। पुलिस आती है अपनी गाड़ी लेकर के, हुई हुई करके करते हुए। तो पुलिस को जाती है यहाँ पर, इन चारों को कहती है हैंड्स अप, कहीं पर जाना मत। इन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब पुलिस को इन चारों लोगों पर डाउट है। अब पुलिस इन सभी से कहेगी थोड़ा थोड़ा अपना ब्लड दो, सबसे ऐसा सैंपल लेगी, और नहीं देंगे तो जबरदस्ती लेगी, उसमें क्या है, सबसे ऐसा सैंपल ले लेगी, ब्लड सैंपल। फिर ऐसे उसको चेक किया जाएगा, उसका DNA चेक किया जाएगा। DNA में जो 99.9% है उसको चेक नहीं करेंगे, जो 0.1% है उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वही तो अलग होता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि सपोज ये DNA बना लेते हैं। ये हमने कहा कि ये व्यक्ति A का है, और यहाँ पर हमने कहा ये व्यक्ति B का है। फिर हमने कहा ये व्यक्ति C का है। फिर हमने कहा ये व्यक्ति D का है, ये व्यक्ति D का है। तो यहाँ पर देखो,
ये व्यक्ति डी का है। अब 4 लोग थे, ए बी सी डी मान लिया हमने, उनका कोई भी नाम होगा, कुछ भी, राम श्याम घनश्याम उल्टा पुल्टा कुछ भी नाम होगा, हमने मान लिया ए बी सी डी, ये चारों के नाम हो गए, ये चारों के नाम हो गए। ये सभी का ब्लड सैंपल है, सभी का डीएनए को निकाला गया है, 0.1% सैटेलाइट डीएनए सभी का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर सपोज मान लेते हैं, जो यहाँ पर जो ब्लड गिरा है इस व्यक्ति का, अब इसका ब्लड तो इसकी बॉडी से ही मिल जाएगा, उसमें तो कोई है नहीं, तो उसको क्यों चेक करेंगे? जहां पर इस दूसरे व्यक्ति का जो गिरा रहेगा उसको चेक करेंगे ना। सपोज इसका यहाँ पर 2-4 बूंद यहाँ पर ब्लड गिर गया, तो उसका भी ब्लड सैंपल लेंगे। अब इससे जो है इन चारों में से जिसका सैंपल मैच हो जाएगा वो वही पकड़ा जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति वहां पर था, या फिर उसमें कुछ हाथ जरूर है। भले हो सकता है वो बीच में छुड़ाने गया हो, कुछ भी करने गया हो, लेकिन उसमें उसका हाथ है, ऐसा पकड़ा जाएगा। तो ये चारों भी यहाँ से गुजर रहे थे, इन चारों पर डाउट किया जाएगा। तो हमने सपोज मान लिया कि यहाँ पर ए टी सी, यहाँ पर तो जी रहेगा ना, दोनों तरफ एक ही नहीं रहेगा, ए टी सी, और ये कोड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर हमने कहा ए सी टी जी, ए सी ऐसे 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ। और हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने कहा यहाँ नीचे कुछ रिपीट हो रहा है, जी ए कितनी बार रिपीट हुआ? जी ए 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए है यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सी टी यहाँ पर भी ये रिपीट होता जाएगा, जी ए सी टी ये भी रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो कोड रिपीट हो गया, ए सी, यहाँ पर जी ए ये 4 बार रिपीट हो गया। यहाँ पर बीच में मान लेते हैं कोई 3-4 बार रिपीट हो गया। हमने कहा यहाँ पर सपोर्ट पकड़ लेते हैं, जी सी, फिर जी ऐसे कम शब्दों का लेते हैं, जी सी, फिर जी सी 2 बार रिपीट हुआ। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, फिर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर फिर जी है तो सी होगा, जी होगा। तो जी सी ऐसे ये यहाँ पर जो ब्लड सैंपल यहाँ से मिला है वो यहाँ पर चेक किया गया, उसका ए सी 2 बार रिपीट हुआ है, जी सी 2 बार रिपीट हुआ है, फिर जी ए 4 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर इन सभी का चेक किया जाएगा। सपोज हमने कहा इनका चेक किया गया, तो यहाँ पर इनका टी फिर से ऐसे निकल गया, ए टी जी ए। अब इनका तो अगर ऐसे निकल गया फिर इनका बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और नीचे चेक करके क्या करोगे जब यहाँ पर ही मैच नहीं हो रहा है? तो सपोज इनसे चेक किया जाता है, इनका चेक किया गया यहाँ पर ए सी 1 बार हुआ, फिर ए सी, फिर एक बार फिर ए सी 2 बार, यहाँ पर भी हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि किसी का एक जगह पर जो है, कहीं पर मतलब कि इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि सही हो जाए, मैच कर जाए, लेकिन पूरा हर व्यक्ति का मैच नहीं करेगा, उसका ही मैच करेगा जिसका वो ब्लड सैंपल है। तो हमने कहा यहाँ पर जी सी है, हमने कहा यहाँ पर जी ए सी है, तो यहाँ पर कोई संभावना है बन नहीं रही, यहाँ पर जी ए है, यहाँ पर जी सी 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। फिर इस व्यक्ति का चेक किया जाएगा। यहाँ पर हमने कहा टी ए 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा है, तो नीचे चेक करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर पुलिस चेक करेगी क्या इसका खून है, वहां पर ए सी है, तो यहाँ पर भी ए सी होगा, यहाँ पर टी जी, फिर नीचे क्या है, फिर और 2 बार है, फिर ए सी है, ए सी 2 बार यहाँ पर हो गया, और टी जी, ए सी पहला तो ये दोनों मैच हो गया। इसके बाद जी सी है, हमने कहा यहाँ पर जी सी, फिर जी सी, जी सी ये भी मैच हो गया, ए सी मैच हो गया, जी सी मैच हो गया, जी सी मैच हो गया। हाँ क्या है, जी ए 4 बार है।
इसमें सपोज ऐसे बना देते हैं और सारे पेयर कर देते हैं, और उसको मैं गिनने नहीं बैठ रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पर जी है, फिर जी, अरे ये मैं क्या बना रहा हूँ, जी ए, फिर जी ए, फिर जी ए, फिर जी ए। दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है क्या? चलो बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसको ऐसे समझो। जी ए, फिर जी ए, फिर जी ए और जी ए। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ चलो दिख तो रहा है। तो यहाँ पर भी जी ए का कोड 1 2 3 4 बार बना है, यहाँ पर भी 4 बार बना है, 1 2 3 4। तो अब वो जो ब्लड सैंपल मिला था, पुलिस ने चेक किया, अब इस व्यक्ति का जो है ब्लड सैंपल चेक किया गया, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच नहीं हुआ, इनसे मैच हो गया, तब पुलिस जो है इनको पकड़ेगी। मतलब ये डाउट था इन 4 लोगों पर, तो पुलिस जो है इनको पकड़ेगी। हाँ इनका हाथ था उसमें, वो बीच में भले छुड़ाने गए हो या फिर उन्होंने खुद मर्डर किया हो, लेकिन इनका जो है इनका हाथ उनसे पकड़ा जाएगा। और बाकी 2 हो सकता है कि चाकू जो है मार करके इसके हाथ में फेंक दिया हो, तो लेकिन वहां पर ब्लड जिसका गिरा है उस पर डाउट तो किया ही जाएगा। तो ये जो है पकड़े जाएंगे, इनसे फिर आगे जो है पूछताछ वगैरह की जाएगी, उस आगे का प्रोसेस हो जाता है। तो ये हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिलहाल इसमें कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट लेने लायक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सैटेलाइट डीएनए में भी 2 प्रकार हो जाते हैं, इसके भी 2 टाइप हो जाते हैं। सैटेलाइट डीएनए के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। एक तो इसका हो जाता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये क्या होता है अभी बात करते हैं हम लोग। और दूसरा हो जाता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, या फिर इसको हम लोग VNTR भी कहते हैं, VNTR। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, या फिर मिनी सैटेलाइट कह लो। और एक हो जाता है माइक्रो सैटेलाइट। तो ये क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट, इसकी बात करें तो ये अब सैटेलाइट दोनों जो है सैटेलाइट डीएनए ही है दोनों, बस इसके 2 प्रकार है सैटेलाइट डीएनए के। अब सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होता है, गैर कोडिंग होता है, तो ये दोनों भी गैर कोडिंग होते हैं, ये दोनों भी नॉन कोडिंग होते हैं, गैर कोडिंग होते हैं। यानी कि ये भी बॉडी की बनावट में कोई जो है रोल प्ले नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है। माइक्रो सैटेलाइट यानी कि जो कम मतलब कि जिसका कोड, मतलब कि कोई कोड जो है बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन उसकी संख्या कम है। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले तो जो 1 से लेकर के 6 बेस पेयर तक, 6 बेस पेयर तक, ऐसे रहने दो, जो 1 से लेकर के 6 बेस पेयर तक रिपीट करते हैं, 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक रिपीट करता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, 6 बेस पेयर, जैसे हमने कहा किसी का सैटेलाइट डीएनए है और उसमें 80 80 फिर से 80 80। अब 80 80 में ले रहा हूँ तो ये किसी एक ही साइड का ले रहा हूँ। सपोज जैसे मैं ये डीएनए हो गया, तो यहाँ पर ए टी, फिर ए, फिर टी, फिर ए टी। अब मैं इसी साइड का ले रहा हूँ, उस साइड का अब क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए है तो यहाँ टी आएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ ए आएगा। इस तरीके से यहाँ पर टी ए टी उल्टा चलेगा, लेकिन मैं इसी से एक साइड का ले रहा हूँ तो टी ए टी ए टी ए टी में ले रहा हूँ, ए टी ए टी ए टी ए टी, 1 2 3 4। सपोज यहाँ पर हमने कहा 1 से लेकर के 6 बेस पेयर तक अगर रिपीट हो रहा है तो वो माइक्रो सैटेलाइट है। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल ले लें, हमने कहा जी सी ए, फिर जी सी ए, फिर जी सी ए, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। अब हमने कहा किसी में जो है
जी ए टी ए, फिर जी ए टी ए, फिर जी ए और टी ए, 1 2 3 3 बार यहाँ पर भी रिपीट हुआ, यानी कि जो 1 से लेकर के 6 के अंदर ही रिपीट हो रहा है। अब मिनी सेटेलाइट क्या होता है, यानी कि VNTR क्या होता है, अब जो 6 से ज्यादा बार रिपीट करेगा, 6 से ज्यादा बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार, 60 बार, वो हमारा VNTR हो जाएगा, मिनी सेटेलाइट। अभी मिनी सेटेलाइट क्या हो जाएगा, VNTR, जो 6 से ज्यादा बार रिपीट करेगा, मतलब कि 6 से ज्यादा बेस पेयर बार बना करके रिपीट करेगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर 80 80 80 4 बार है, तो हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कहा किसी में जो है जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए, फिर जी ए, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। इस तरीके से हमने कहा, और एग्जांपल ले लेते हैं, सी टी सी टी सी टी सी टी सी टी सी टी सी टी, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, यानी कि 6 से ज्यादा बार, 10 बार, 50 बार, 60 बार, 100 बार कर लो, वो हमारा ये हो जाएगा, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हो जाएगा। अगर 6 से कम बार रिपीट्स हो रहा है तो माइक्रो सैटेलाइट। तो ये दोनों तो समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, उसको देख लेते हैं हम। इसका यूज कहाँ किया जाता है, पेरेंट्स की पहचान करने में, यानी कि माता पिता की पहचान में किया जाता है, माता पिता की पहचान के लिए। इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसी विशेष मानव समूह के पूर्वजों के लिए, या फिर उनके इतिहास को, उनके पूर्वजों को जानने के लिए, किसी विशेष मानव समूह के पूर्वजों के बारे में जानने के लिए, बारे में जानकारी लेने के लिए, अपराधी की पहचान में, यानी कि फॉरेंसिक में, लिंकेज अध्ययन, लिंकेज अध्ययन, इसको फॉरेंसिक कर लेंगे, फॉरेंसिक, ये जनसंख्या अनुवांशिकी हो गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो VNTR का, मिनी सैटेलाइट का यूज पेरेंट्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे अब सपोज कोई जो है बहुत ही बड़ा व्यक्ति हो गया, कोई वकील हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, या फिर जज हो गया, या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, और उनकी 2 शादी थी, पहले एक पत्नी थी और बाद में वो दूसरी शादी करके रह रहे हैं, और उनकी पत्नी की एक बच्चा था, वो बच्चा जाकर के कह रहा है कि हमारे डैड है, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। तो वो जाकर के कोर्ट में अब कहता है बच्चा कि हमारे डैड है। तो अब कोर्ट उनका DNA का, उनका ब्लड सैंपल लेकर के उनके DNA का जो सैटेलाइट DNA है उस पार्ट को चेक करेगी, मतलब कि वहां पर चेक किया जाएगा। तो फिर वहां पर देखा जाएगा कि क्या उस बच्चे के सैटेलाइट DNA से, और उस मतलब कि वो जो आदमी है जिस पर वो बच्चा कह रहा है कि हमारी डैड है, तो उसे उस बच्चे का जो है चेक किया जाएगा, क्या दोनों का मैच होता है या फिर नहीं होता है। अगर दोनों का मैच होता है तो वहां पर वो मान लिए जाएंगे, हाँ वो उस बच्चे के पिता हैं। यहाँ पर देखते हैं माइक्रो सैटेलाइट का यूज कहाँ पर किया जाता है, किसी विशेष मानव समूह
के पूर्वजों के बारे में जानकारी के लिए, यानी कि जनसंख्या अनुवांशिकी के लिए। कोई कहीं पर जो है कुछ लोग रह रहे हैं, कोई गांव है, और उनके पीछे की पीढ़ी क्या है, उनको पूर्वजों की जानकारी लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर हमने हमने जैसा अभी देखा था अपराधी की पहचान के लिए, फॉरेंसिक के लिए, जैसे हमने अभी देखा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो वो तो अपराधी की पहचान ही की जा रही थी। तो अपराधी की पहचान करने में किया जाता है, फॉरेंसिक में किया जाता है। या फिर जेनेटिक लिंकेज अध्ययन किया जाता है, यानी कि सपोज जैसे कोई बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में गई, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में गई, चौथी पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी में गई। अब वो पिता अपने बच्चे से कहता है ये जो बीमारी है ना वो तुम्हारे दादाजी की देन है, वहां से चलती आ रही, और कब से है पता नहीं। ये मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जा रही है। तो फिर अब वहां पर होता क्या है, सपोज ये कोई डीएनए है, अब डीएनए में यहाँ पर कहीं पर जो है सैटेलाइट डीएनए है, तो डीएनए के इस सैटेलाइट डीएनए के आसपास में जो है कोई बीमारी छिपकर बैठा हुआ है, इसके आसपास में पड़ोसी, मतलब इसका पड़ोसी बैठा हुआ है कोई बीमारी। अभी डीएनए सैटेलाइट डीएनए के आसपास में कोई बीमारी बैठा है, तो जब ये अगली पीढ़ी में जाएगा तो ये विरासत में अगली पीढ़ी को मिल जाता है। अगर ये सैटेलाइट डीएनए है तो यहाँ पर पास में अगर ये बीमारी है तो बीमारी अगली पीढ़ी में भी चला जाता है। तो ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ऐसे जाता रहता है। फिर वैज्ञानिक क्या करेंगे, वैज्ञानिक जो बीमारी है डीएनए में बीमारी को खोजेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो सैटेलाइट डीएनए को ढूंढना आसान होता है, तो वैज्ञानिक सैटेलाइट डीएनए को ढूंढेंगे और उसके आसपास में देखेंगे क्या कहीं पर इसके आसपास में कोई बीमारी है, उसे पता लग जाएगा हाँ ये बीमारी है, इसके कारण एक बीमारी अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, मतलब एक दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। आई होप आप लोग को इसका यूज कहाँ पर किया जाता है वो भी समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, अब जिस टॉपिक मतलब कि जो हम शुरू करने वाले हैं, जिस पर बात करने वाले हैं वो है जंपिंग जीन्स। उस पर बात करते हैं, जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब सपोज ये कोई जो है, ये कोई डीएनए है, इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं। हमने कहा ये हमारा कोई जीन है, ये हमारा कोई डीएनए है। अब ये डीएनए है, अब डीएनए पर अलग अलग जो है जीन होते हैं। तो हमने कहा कि सपोज यहाँ पर जो है कोई जीन है, 1 2 3, यहाँ पर चौथे नंबर पर हमने मान लिया ये कोई जीन है। अब आगे क्या होता है, जब ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, जब ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और जब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, तब रिप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनाना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो जब ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, तो हमने कहा डीएनए था। तो यहाँ पर देखो, अब ये डीएनए है हमारा, ये हमारा डीएनए है, और हमने कहा ये कोई 4 नंबर पर ये कोई जीन है हमारा। अब ये कोई जीन है, अब जब डीएनए ने अपने आप को रिप्लिकेट किया, जब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, तो ये जीन कूद करके यहाँ से सपोज यहाँ पर आ गया 8वें 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पर ये जीन कूद के आ गया। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये नेचुरली हो गया, प्राकृतिक रूप से। तो जंपिंग जीन क्या होता है, जिसे हम लोग ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं इसे, और ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे हम जीन एडिटिंग का काम करते हैं लैब में बैठ के,
तो वहां पर हम खुद से उसको कर रहे हैं मैनुअली, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही होता है। जब डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है तो एक जीन जो है वो अब एक जगह से कूद करके दूसरी जगह पर चला जाता है, ये नेचुरली होता है, इसमें हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अब इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इससे जीन म्यूटेशन होता है। इसके कारण जंपिंग जीन्स के कारण क्या होता है, इसके कारण जीन म्यूटेशन होता है। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। जीन म्यूटेशन होता है जीन म्यूटेशन या डीएनए म्यूटेशन कह लो, मतलब कि डीएनए म्यूटेशन का ये एक कारण होता है, और भी कारण होते हैं लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है, जब भी जीन्स के कारण भी डीएनए म्यूटेशन होता है। अब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि जीन म्यूटेशन या फिर डीएनए म्यूटेशन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा जंपिंग जीन्स के कारण जीन म्यूटेशन होता है, डीएनए म्यूटेशन। तब जीन म्यूटेशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अब जीन म्यूटेशन का सकारात्मक प्रभाव भी होता है और उसके कुछ प्रभाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हो जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। जीन म्यूटेशन, हमने कहा इसका सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, सकारात्मक प्रभाव। यहाँ पर हम नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है, नई नई प्रजाति की नई प्रजाति की उत्पत्ति हो सकती है, जीवों में बदलाव आ सकता है, बदलाव आ सकता है। इससे कुछ नए बीमारी भी आ सकते हैं, बीमारी भी हो सकता है। अब जीन म्यूटेशन का सकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएगा, नई प्रजाति की उत्पत्ति भी हो सकती है इससे, और प्राणियों में कुछ बदलाव भी आ सकता है। और नकारात्मक प्रभाव ये हो जाएगा, कुछ कुछ नए बीमारी भी आ सकते हैं उसमें, और नए जीन साइलेंसिंग भी हो सकता है। अब जीन साइलेंसिंग हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो, तो जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जीन का प्रभाव खत्म हो जाना, जीन का प्रभाव, जीन काम कर रहा था, अब जीन नहीं काम, मतलब कि जीन का प्रभाव खत्म हो जाना, इसे हम लोग जीन साइलेंसिंग कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब जब उसके बाद प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब हमने ये नहीं देखा था कि जब आरएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर मैंने बताया था शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा डीएनए हो जाता है, ये हमारा डीएनए है। तो जब डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में कहेंगे अनुलेखन।
और जब आरएनए से जब हमने देखा था, ये हमारा सपोज आरएनए हो गया, डीएनए से आरएनए बन गया, और जब आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन बन गया, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इस प्रोसेस को हम लोग, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हमने ट्रांसलेशन कहा था। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, हिंदी में कहेंगे रूपांतरण, रूपांतरण। और जब आरएनए से डीएनए बनता, देखो डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया, उसे हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। और जब आरएनए से फिर से डीएनए बनेगा तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये आरएनए हो गया, ये हमारा आरएनए हो गया। अब आरएनए से बन गया डीएनए, अब आरएनए से डीएनए बन गया, ये डीएनए हो गया हमारा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा डीएनए हो जाता है। ये जो आरएनए से डीएनए बना, इस प्रोसेस को हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ा बहुत। हम लोग जिन एक्सप्रेशन और जिन साइलेंसिंग को देख लेते हैं एक बार। जिन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जिन साइलेंसिंग इसका मतलब क्या होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये सपोज हमारा यहाँ पर डीएनए हो जाता है, ये हमारा डीएनए हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया। अब डीएनए आरएनए को बनाता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो आरएनए सॉरी डीएनए एमआरएनए को बनाता है, तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम को, मैसेज देता है कि प्रोटीन बनाओ। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, इस प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। फिर डीएनए है, डीएनए ने एमआरएनए को बनाया, ऐसे देखो इसको। ये डीएनए में से जो है एमआरएनए निकल गया, ये एमआरएनए है, एमआरएनए। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। अभी एमआरएनए जा रहा है राइबोसोम के पास। अब सपोज यहाँ पर राइबोसोम है, ये राइबोसोम का जो है इलाका है प्रोडक्शन करने का, ये राइबोसोम प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये राइबोसोम जो है, अब इसको टायर की तरह तरीके पर लो, मैंने थोड़ा पूरा ही गोल कर दिया, इसको आप ऐसे समझो। अब ये 3D है नहीं, नहीं तो मैं दिखा देता पूरा बढ़िया बना करके। 2D इमेज इस पर बनेगा, तो 2D को ही बना देते हैं ढंग से थोड़ा। ये समझ टायर, टायर है इस तरीके से खड़ा हुआ है। ये हमारा राइबोसोम है। अब ये
mRNA, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज देने का काम करता है। तो ये मैसेज दे रहा है और इसमें से ये निकल के इस साइड से ये राइबोसोम है, इसको जब तक मैसेज मिल रहा है mRNA की तरफ से, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा इस दिशा में, आगे बढ़ता जा रहा है राइबोसोम। तो यहाँ पर जो है पीछे से इधर प्रोटीन बनता जा रहा है, ये हमारा प्रोटीन बनता जा रहा है, ये हमारा क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन है। डीएनए ने एमआरएनए को बनाया, इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए मैसेज होता है, मैसेंजर आरएनए, तो मैसेज देता है राइबोसोम को कि प्रोटीन बनाओ। तो ये मैसेज है और राइबोसोम इसको पढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और पढ़ता जा रहा है इसको। इस पर कुछ सपोज लिखा है, इस पर लिखा है सपोज, मतलब जो मैसेज लिखा है कि प्रोटीन बनाने वाला। अब ये राइबोसोम इसको पढ़ रहा है, मैसेज को आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे प्रोटीन बनाता जा रहा है। ये सभी प्रोटीन है। और हमने क्या देखा था, जब राइबोसोम से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। अभी हमने देखा ट्रांसलेशन। अब देखो, अब सपोज जो है प्रोटीन की मात्रा जो है सपोज पर्याप्त मात्रा में मिल गई, जितना सेल को चाहिए था, डीएनए को जितना प्रोटीन चाहिए था उतना प्रोटीन डीएनए को मिल गया है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल गया। अब डीएनए क्या करेगा, पर्याप्त मात्रा में जब डीएनए को प्रोटीन मिल गया तो अब डीएनए क्या करेगा, जब सपोज जो है, सपोज कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज घर में जो है दो लोग हैं या फिर चार लोग हैं, घर में चार लोग हैं। अब चार लोगों का खाना बनाना है। अब कोई जो है कोई मतलब कि रोटी बनाता जा रहा है। अब उसको कहोगे ना, अब चार लोगों का हो गया, क्यों 10 लोगों का बना रहे हो, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो ज़्यादा, और खाना ज़्यादा बन जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डीएनए भी यही करता है कि जब इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन बन गया है तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को क्यों बर्बाद करना, ऊर्जा को बचा के रख लेगा वो। अब डीएनए क्या करेगा, अब ये तो मैसेंजर आरएनए को पढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है भैया, इसको क्या मतलब, इसको मैसेज मिल रहा है, प्रोटीन बनाते जा रहा है, तो ऊर्जा उसमें जा रही है ना। तो ये क्या करेगा, अब इसको पर्याप्त मात्रा में मिल गया। अब ये इस प्रोसेस को, इस प्रोडक्शन को रोकने के लिए डीएनए क्या करता है, एमआरएनए को क्रिएट करता है, एमआरएनए को, सॉरी एमआरएनए नहीं, माइक्रो आरएनए को क्रिएट करेगा हमारा डीएनए। सपोज ये हमारा माइक्रो आरएनए हो गया, ये हमारा माइक्रो आरएनए हो गया। सपोज ये हमारा माइक्रो आरएनए हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब ये माइक्रो आरएनए जो है, अब ये माइक्रो आरएनए एक टायर है, आकर के यहाँ पर अटक जाएगा। तब ये जो राइबोसोम आगे बढ़ रहा था ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो माइक्रो आरएनए, डीएनए ने इस प्रोडक्शन को रोकने के लिए माइक्रो आरएनए को बनाया। तो माइक्रो आरएनए यहाँ पर आकर के इसे चिपक जाएगा। तो अब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब जितना, इससे क्या होगा, डीएनए को जितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत थी उतनी मात्रा में डीएनए को प्रोटीन मिल गया, उसकी ऊर्जा भी बच गई। अब ये बनाता जाता तो ऊर्जा उसकी वेस्ट जा रही थी फालतू में। तो डीएनए ने कहा बस प्रोडक्शन बहुत हो गया, इस ससुरा को एक मैसेज दे देते हैं ताकि प्रोडक्शन रुक दे। तो इसने माइक्रो आरएनए को बनाया, माइक्रो आरएनए जाकर के टायर के आगे से चिपक गया। तो राइबोसोम का चक्का जो था आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ से जो है इसको टायर के तौर पर लो, एक टायर है, टायर के तरीके पर ले लो, एक टायर है जो कि ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे ऐसे, आगे आगे ऐसे ऐसे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से प्रोटीन बन रहा है, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में मिल गया, इसने माइक्रो आरएनए को क्रिएट किया, माइक्रो आरएनए यहाँ पर चिपक गया, प्रोडक्शन रुक गया। और हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, जब डीएनए से एमआरएनए बना, माइक्रो मैसेंजर आरएनए, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा। जब राइबोसोम से जो है प्रोटीन बन गया, इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसलेशन। तो जब डीएनए ने माइक्रो आरएनए को क्रिएट किया, माइक्रो आरएनए को बनाया डीएनए ने, तो डीएनए जो माइक्रो आरएनए है हमारा, माइक्रो आरएनए आकर के
यहाँ पर राइबोसोम के आगे चिपक गया, तो राइबोसोम आगे बढ़ नहीं पा रहा है और इससे प्रोटीन निर्माण की जो प्रोडक्शन हो रहा था प्रोटीन का, अब वो रुक गया, प्रोटीन नहीं बनेगा क्योंकि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल चुका है। इसलिए तो डीएनए ने माइक्रो आरएनए को बनाया, तो अभी पर आकर के माइक्रो आरएनए चिपक गया, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, प्रोटीन बनना रुक गया। तब इसी को जो है, इसी को हम लोग जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। जो ये माइक्रो आरएनए आकर के यहाँ पर चिपक गया, प्रोटीन बनना रुक गया, इसी को हम लोग जीन साइलेंसिंग कहते हैं, यानी कि जीन का प्रभाव रुक जाना, बंद हो जाना। तो जीन एक्सप्रेशन कौन करता है? जीन एक्सप्रेशन का काम हमारा एमआरएनए कर रहा है, एमआरएनए ही जा रहा है ना यहाँ पर, तभी तो प्रोटीन बना रहा है। जीन एक्सप्रेशन एमआरएनए यानी कि हमारा मैसेंजर आरएनए कहता है। और जीन साइलेंसिंग कौन करता है? जीन साइलेंसिंग काम करता है माइक्रो आरएनए, यानी कि प्रोसेस को रोक देता है। जीन साइलेंसिंग साइलेंस कर देता है इसको। देखो यहाँ पर इसने इसको रोक दिया, बोला नहीं हमारा होते हुए तू जो है प्रोडक्शन करेगा, अभी उतना बहुत होगा, बस कर अभी। तो माइक्रो आरएनए यहाँ पर चिपक जाता है, ये रुक जाता है, इसी को कहते हैं जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग कौन करता है? माइक्रो आरएनए करता है। माइक्रो आरएनए जीन साइलेंसिंग करता है और मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए जीन एक्सप्रेशन करता है, जीन अभिव्यक्ति, ये जीन का काम रोक देता है ससुरा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।